कुछ खाना नहीं देते। नई दुल्हन के जीवन में कितनी तरह की समस्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि खुद दुल्हन बनकर किसी के घर ना पहुंच जाए। और ये समस्या तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब दुल्हन अरेंज मैरिज के बाद ससुराल आई हो और स्वभाव से थोड़ी शर्मीली हो। ऐसी ही एक दुल्हन से आज आपको मिलवाते हैं। तो भाई, हमारी नई नवेली दुल्हन का नाम है नव्या कुमारी, जो शादी करके बिहार के एक छोटे से कस्बे में पहुंच गई है शादी के बाद। बड़ी बहू, खाना लगा दो, और हाँ, छोटी बहू के लिए भी रोटियां सेक लेना। ठीक है माँ जी। अच्छा, चावल तो पसंद होगा ना तुम्हें? नहीं भाभी, मैं चावल खाती ही नहीं हूँ। लो कर लो बात। यहाँ तो थाली में चावल ना आए तो किसी का पेट ही ना भरे, और तुम कह रही हो कि चावल खाती ही नहीं हो। अरे थोड़ा तो खाओगी ना, या एकदम नहीं? नहीं भाभी, मेरे लिए तो आप एकदम ही मत बनाइए। अच्छा नव्या कुमारी, तो तुम्हारी कितनी रोटी बना दे? वो क्या है ना, सासू माँ का नियम है, घर में एक भी रोटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं सबसे पूछ कर ही रोटी बनाती हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि अगर खाना बचता है तो सबसे ज्यादा क्लास खाना बनाने वाले की ही लगाती हैं वो। जितनी सब खाते हैं मेरी भी उतनी ही बना लीजिए भाभी। अच्छा ठीक है, 2 रोटी बनाए दे रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे यार, इतनी तेज भूख लगी है, 2 रोटी में मेरा क्या होगा? अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे पतले दुबले शरीर को देखकर धोखा मत खाओ। मैं तो पूरी 4-5 रोटी चट कर जाने वाली लड़की हूँ। लेकिन अब नए नए ससुराल में ऐसे कैसे कहे कि मुझे 4 रोटी खानी है। मन मार कर बेचारी नव्या चुपचाप 2 रोटी खाकर उठ जाती है। शाम के समय, बड़ी बहू, सबसे पूछ कर रोटी सेक लो। अरे माँ जी, क्या पूछना है, सबका पता ही है मुझे। बस नव्या की 2 रोटी और बढ़ानी है। बेचारी नव्या ने आधा पेट खाकर किसी तरह दिन तो बिता लिया था, लेकिन अब ये क्या, शाम को भी जेठानी ने उससे बिना पूछे ही उसकी 2 रोटी बना दी थी। देखो तो कैसे सब प्लेट भर भर कर चावल खा रहे हैं, और उसके साथ 2 रोटी भी, और एक मैं हूँ। चावल के लिए मना क्या कर दिया एक बार, दोबारा पूछने तक कोई नहीं आया। अरे इतना लंबा पहाड़ सा दिन इन 2 रोटियों पर कैसे बिताऊंगी मैं? घर पर तो पूरा दिन मैं कुछ न कुछ खाती रहती थी, लेकिन यहाँ तो पूरा दिन मुंह बांधे बैठना पड़ता है। 2-3 दिन तो इसी तरह निकल जाते हैं। फिर एक दिन रात के 10 बजे, एक बात कहे आपसे। अरे कहो ना, क्या बात है? हमको ना बहुत तेज भूख लग रही है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप प्लीज कुछ खाने को ले आइए ना। अरे इतनी रात को कहाँ जाऊंगा मैं, और मम्मी ने देख लिया तो अलग ड्रामा। तुमने डिनर तो किया था ना? अच्छा, एक आइडिया है, आप ना ऑनलाइन ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दो। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और वो घर पर ही हमारी पसंद का फूड डिलीवरी कर देगा। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तुम परेशान मत हो। आयुष नव्या के लिए खाना ऑर्डर कर देता है और किसी तरह दबे पांव खाना लाकर नव्या को थमा देता है। अरे यूं समझ लो अपनी जान पर खेल कर ये कढ़ाई पनीर लाकर दिया है तुम्हें, लो खाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने शाम को खाना नहीं खाया था क्या? खाया था ना, लेकिन तुम्हारी मम्मी और भाभी बस 2 रोटी देती हैं मुझे, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं कि कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। अरे तो तुम मांग लिया करो ना, मना थोड़ी ना करेंगे वो। तुम नहीं समझ सकती, एक नए घर में अनजान लोगों के बीच अचानक से आकर रहना कितना अनकंफर्टेबल होता है। तुम शायद यकीन करो कि ना करो, लेकिन बहू के खान पान, हंसने बोलने, हर चीज़ से ना लोग उसे जज करते हैं। मुझे हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की आदत है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी मम्मी तो मुझे ताने सुना सुना कर पागल कर देंगी। माँ ने समझाया था, ससुराल जाकर 10 तरह के समझौते करने पड़ते हैं, इच्छाओं को मारना पड़ता है। अरे जब मम्मी ये सब कहती थी ना, तो मैं माँ का ये कहकर मजाक बनाती थी कि खाने के बिना तो भाई मैं एक पल नहीं रह सकती, शर्म जाए भाड़ में। लेकिन अब समझ में आ रहा है, ससुराल किस चिड़िया का नाम है। मुझे जोर से छींक भी आ जाए तो तुम्हारी मम्मी मुझे ना घूरने लगती है। अब क्या बहू को छींकने भर का अधिकार नहीं है? अरे भाई, तुम जी भर के खाना खाओ, मेरा तो सर चकराने लगा तुम्हारी बातें सुनकर। बस बातें सुनकर ही सर घूमने लगा आपका। अरे मुझसे पूछो, कैसे खाने बिना ही मैं अपना दिन बिता रही हूँ। कढ़ाई पनीर से गरम गरम नान खाते हुए नव्या दिल खोलकर आज अपने मन की बातें कर रही थी। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। सबके सोने के बाद आयुष
रोज कुछ न कुछ मंगाकर नव्या को देता और फिर नव्या उंगलियां चाटते हुए उसे खाती। एक दिन, हाय बड़ी गैस बन रही है, क्या करूं? अच्छा यहाँ पोर्च में टहल लेती हूँ। सास पोर्च में टहल रही थी, तभी उसे मेन गेट के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अरे कौन है भाई? हैं? यहाँ चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है? मैम मैं जोमेटो से आया हूँ, आपके यहाँ से पिज्ज़ा का ऑर्डर है। ऑर्डर को डिलीवर करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरे बच्चे 8 बजे तक खाकर 9 बजे सो भी जाते हैं, सब सो रहे हैं अंदर। अच्छा ये बता कितने का ऑर्डर है? 1 रुपया नहीं देने वाली मैं तुझे, जा वापस ले जा अपना ऑर्डर। अरे मैम आप बस ये खाना ले लीजिए, बिल हो चुका है, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अच्छा चल दे जा, इसने पक्का गलत एड्रेस डाल दिया होगा। अब तू लाया है तो वापस क्या करना? वैसे अब गैस में भी आराम है, बाकी सब तो सो गए होंगे। अब यह पिज्ज़ा मैं ही खा लेती हूँ। दरवाजे की ओर से छिपकर अपने पिज्जा को माँ के पेट में जाते देख भी बेचारा आयुष कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप माँ को उसका पिज्जा खाते देखता रहता है। नव्या सॉरी, लेकिन आज तुम्हें ऐसे ही आधे पेट खाकर गुजारा करना होगा। हाँ अच्छा ठीक है। अगले दिन फिर से रात के 11 बजे गैस की शिकायत होने पर सास पोर्च में टहलने लगती है। माँ के पोर्च में होने की बात से अनजान आयुष कुछ देर बाद दबे पांव आकर डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर जैसे ही मुड़ता है सामने खड़ी थी माता जी। अच्छा तो कल भी वो पार्सल तुम्हारा ही था? तभी मैं सोचूं कि आज तक तो कभी कोई गलत पार्सल हमारे घर आया नहीं, फिर अचानक आज कैसे आ गया? ये क्या नई लत पाल लिए हो? अरे बचपन से ही मैंने सिखाया है कि बाहर का खाना नुकसानदायक होता है। तू ही बता, कभी कुछ खिलाया क्या बाहर से लाकर? मैंने खुद ही घिस घिस कर सब घर में बना कर खिलाती थी, फिर यह कैसी गंदी आदत लगाई है तूने? तुझे पता है ना ये सब बाहर का खाना कितना अनहेल्दी होता है। अब समझ में आया, ये सब तू बहू की शय में सीख रहा है। देख लो आजकल के लड़के का जीवन, सारा जीवन माँ इन्हें अच्छा बुरा सिखाने में बिता दे और फिर बीवी को आए 4 दिन होते नहीं कि इनके रंग ढंग बदल जाते हैं। अरे अगर इतना ही चाट पकौड़ी खाने का तेरा मन ललचा रहा है ना, तो अपनी बीवी से क्यों नहीं कहता कि तुझे घर पर ही बनाकर खिलाए? अरे माँ आपको यकीन नहीं है कि अपने बेटे पर? मैंने आज तक कभी बाहर का खाना खाया है जो अब खाऊंगा? अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, आंखों के सामने खड़ा झूठ बोल रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि तू खाना लेने आया है और सामने खड़े होकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। तभी मैं कहूँ दिन पर दिन तेरा पेट कैसे बाहर निकलता जा रहा है। ठीक है बेटा, अब ये जो जंक फूड खाने की गंदी आदत डाली है ना तूने, उसके बदले में कल से तुझे डाइट फूड मिलेगा। अब यही तेरी पनिशमेंट। अरे माँ सुनो तो। माँ तो आयुष की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अंत में बेचारा आयुष तंग आकर अपने कमरे में लौट जाता है। ये लो, आज आखिरी बार जी भर के बाहर का खाना खा लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई भी खाना ऑर्डर नहीं करने वाला। ये कैसी बात कर रहे हो आप? अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करोगे तो मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। देखो अपना पेट भरने की जिम्मेदारी सबकी अपनी खुद की होती है। तुम पेट भर के खाना खाओ या आधे पेट, ये तुम्हारा सर दर्द है, लेकिन अब मैं और इस पचड़े में नहीं फंसने वाला। आयुष के खाना ऑर्डर करने से मना करने के बाद बेचारी नव्या के लिए अब और मुसीबत हो गई। हर रोज आधा पेट खाना खाने के कारण उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। एक दिन, अरे नव्या बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे चकरा कर कैसे गिर पड़ी? आयुष बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। बहन जी आपकी बहू को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुपोषण की शिकार हो। बहुत ज्यादा काम ले रही है क्या आप इससे? अरे डॉक्टर साहब, हमने तो शादी के बाद 15 दिन तक इससे किसी काम में हाथ तक नहीं लगवाया। अभी 10 दिन से घर के काम करने लगी है, उसमें भी मेरी बड़ी बहू और मैं ही ज्यादा काम करते हैं। ये तो बस कभी कभी सब्जियां काट देती है, बस इतने से ही कुपोषण हो गया इसको। देखिए ये सचमुच काफी सीरियस है, ऐसा लगता है आप लोग खाना ही नहीं देते इसको। अरे अब बोलेगी भी, तुझे क्या यहाँ खाना नहीं मिलता? वो मम्मी जी मुझे ना 4-4, 5-5 रोटियां खाने की आदत है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं सिर्फ 1 या 2 रोटी खा रही हूँ। पेट न भर पाने के कारण मेरा वजन लगातार कम होता जा रहा है और आज तो भूख से मुझे चक्कर ही आ गए।
अरे महारानी, तो किसने कहा था भूखे रहने को? हमारे घर में राशन की कमी थोड़ी ना है जो तू एक रोटी खाकर काम चला रही है। वो मम्मी जी, घर में सब लोग 1 या 2 रोटी ही खाते हैं, तो मुझे सबके सामने 5 रोटी खाने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैं बिना 1 या 2 रोटी खाने के बाद उठ जाती थी। नव्या की बात सुनकर घर में सभी की हंसी छूट जाती है और उस दिन के बाद नव्या को बिना कहे ही 5 रोटियां उसकी थाली में मिलने लगती है। नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थीं, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो। मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूं। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूं। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला।
सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं।